सबसे पहले मैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान अरशद महमूद साहब को खुशामदीद भी कहूँगी और मैं उनकी मशकूर भी हूँ कि सिविल सोसाइटी से हैं जो पार्लियामेंटेरियन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स का है और वो एक कोलैबोरेशन करना चाहते हैं वकला के साथ। वो इस तरह से कि जिस तरह रूल्स बनते हैं या हमारे लॉज बनते हैं तो हमें तो पता होता है उसके बारे में, लेकिन जो हमारी सिविल सोसाइटीज़ हैं वो अवेयरनेस का काम करती हैं। तो हमारा कोलैबोरेशन का मकसद ये होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ मिलकर आगाही फैलाएं। अब मैं दावत दूंगी सर शहरयार एहसन महबूब साहब से, जो कि क्रिमिनल लॉयर हैं और अपनी जनरेशन के थर्ड लीगल असिस्टेंट भी हैं। उन्होंने 2003 में क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस स्टार्ट की और साबका असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब भी हैं और आज वो हमें एंटी रेप के बारे में आगाही फराहम करेंगे। अब मैं गुजारिश करूंगी सर शहरयार एहसन महबूब साहब से कि वो आएँ और लेक्चर डिलीवर करें। शुक्रिया अरशद महमूद साहब, आपने DBA मुल्तान को सिलेक्ट किया इस नोबल कॉज के लिए और यकीनन हम जब यहाँ से निकल के बाहर जाएंगे तो कुछ ना कुछ मालूमात शेयर करेंगे। मैम हिफ्सा कह रही थी कि सर लेक्चर देंगे, आप खुद बड़े काबिल बुकला हैं, हम इकट्ठे बैठे हैं सीखने के लिए और हम सब बराबर ही हैं, लेकिन क्योंकि ये स्पेसिफिक टॉपिक मेरे जिम्मे लगाया गया कि इस पे कुछ डिस्कशन करनी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम वक्त में इस टॉपिक को हम कवर करें और इसकी जो बुनियादी चीज़ें हैं वो यहाँ से सीख के उठें, क्योंकि हम लोग एम्बेसडर्स हैं, आप लोग लॉयर्स हैं। कम्युनिटी में जब हम वापस जाएंगे तो जो नॉलेज हमें आया है हम इसको आगे डिलीवर करेंगे एज अ जिम्मेदारी, और जिस मकसद के लिए कानून बना है उसको, ताकि वो मकसद पूरा हो सके। तो ये स्टार्ट करते हैं। अच्छा, किसी भी लॉ का बनने से पहले कोई बैकग्राउंड होता है कि ये लॉ आखिर क्यों बनाया गया है। लॉ तो पहले भी मौजूद था। जरा 2 स्लाइड्स आगे कर दो, एक और बस, ठीक है, बैक। तो अगर आप लोगों को याद हो 2018 में एक ज़ैनब केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। एक 5 साल की बच्ची पहले लापता हुई और 5 दिन बाद कूड़े के ढेर से उसकी लाश मिली, और जब पोस्टमार्टम ने ये रिवील किया कि शी वाज एक्सटेंसिवली रेप्ड और आफ्टर दैट शी वाज डन टू डेथ। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए लोगों ने बहुत एहतजाज किया। इवेंचुअली मुलजिम गिरफ्तार हुआ और बल्कि उसकी इमरान नामी मुलजिम था और वो सजाए मौत भी हो चुके इसके एग्जीक्यूशन में। अभी 2 साल भी नहीं गुजरे थे, एक और इंसिडेंट हुआ जिसने पाकिस्तान में रहने वाले खवातीन, मर्द, जो घर वाले हैं, फैमिली वाले, सबको हिला के रख दिया। एंड दैट वाज मोटरवे गैंग रेप केस इन 2020। एक खातून जो कि ट्रैवल कर रही थी लाहौर से गुजरावाला मोटरवे और उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ। उन्होंने वेट कर रही थी कि उन्हें कोई रेस्क्यू करे, आके पेट्रोल दे, और इन द मीन टाइम 2 रॉबर्स आए और उन्होंने गन पॉइंट पर उनके साथ रेप किया। ये भी बहुत ज़्यादा इस वाक़े ने सोशल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इसकी अपना आया कि पाकिस्तान में आकर पहले एक ज़ैनब केस हुआ और अब ये मोटरवे केस हुआ। फिर एक बड़ी एक केयरलेस स्टेटमेंट IG पंजाब की तरफ से आई कि जी खवातीन है, पेट्रोल क्यों नहीं गाड़ी में भरवा के गई और वो रात को अकेली क्यों ट्रैवल कर रही हैं। तो लोगों ने इस पर भी क्रिटिसिज्म किया कि बजाय अपने लॉ एंड ऑर्डर को सही करें, इस किस्म का करें। अब क्योंकि ये एक चिंगारी तो थोड़ी सी जल रही थी कि इस किस्म के वाकयात बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बट इन 2 वाकयात ने हमारी लेजिस्लेशन को मजबूर किया कि अब ये वक्त है कि रेप के कवानीन ऐसे बनाए जाएं कि जिससे ऐसा मुलजिम बच के ना जाने पाए। उसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान पिनल कोड में अमेंडमेंट लाई गई। हम लोगों ने जब लॉ किया था तो रेप की डेफिनेशन में सिर्फ मैन और वुमेन का जिक्र था कि अ मैन इज सेड टू कमिट रेप, लेकिन ये जो अमेंडमेंट दिसंबर
2021 में लाई गई, इसमें रेप की डेफिनेशन को मोर एलैबोरेटिव कर दिया गया और उसमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर को इंक्लूड कर दिया गया कि ये तीनों, इनके साथ अगर कोई इस किस्म का एक्ट होता है तो दैट वुड इंक्लूड रेप। सो सबसे पहली बात, यहाँ जो हमारी सोसाइटी में जनरली रेप का जो कंसेप्ट था वो एज पर डेफिनेशन वो सिर्फ खवातीन तक मुहित नहीं है, तो वो ये तीनों जो हैं और चाइल्ड, वो मेल है फीमेल है, वो भी शामिल हो गए। ना सिर्फ रेप की इसको कैटेगराइज किया गया, बल्कि आप काइंडली जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ इसको जरूर पढ़िएगा। रेप की जो डेफिनेशन की पहले थी सिर्फ 6 क्लॉज, उसको इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके, क्योंकि लोग मुलजिम जो हैं कानून का सहारा लेते हुए एस्केप हो जाते थे पनिशमेंट से, तो वो एलैबोरेटिव उन्होंने कर दिया जैसा कि मैंने पहले बताया था। साथ के साथ इसकी जो पनिशमेंट है वो भी हार्श कर दी गई। अब पनिशमेंट हार्श क्या की गई कि एक तो यकीनन ये थी एक डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years, which shall not be less than 10 years। और जहां एक्यूज जो है वो माइनर है या मेंटली डिसेबल है, फिजिकली डिसेबल है, उसमें उन्होंने 10 साल की भी नहीं रखी, उन्होंने कहा कि डेथ होगी या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी, इससे कम सजा नहीं मिलेगी। थर्ड एक उन्होंने लिखा कि ऐसी ऑफिशियल कैपेसिटी में जहां डोमिनेटिंग पोजीशन में कोई शख्स होता है, जेलर है, डॉक्टर है या पुलिस ऑफिसर है, कोई खातून उसके अंडर काम कर रही, या कोई खातून उनकी कैपेसिटी में है, उनकी शेल्टर में है, और वो ऐसा शख्स अगर ये ऐसा रेप करता है तो उसकी भी जो है पनिशमेंट डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हुई। ये सबसे पहला तो ये इन्होंने इसमें अमेंड किया। इसके साथ ही ये जिस एक्ट की हम बात कर रहे हैं ये हुआ, बैक कर रहे हैं। अच्छा ये देखें 2020 इससे बैक करें, एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021। बेसिकली ये हमारा डिस्कशन का है। पहले तो इन्होंने हमेशा जब भी लेजिस्लेशन होती है तो पहले वो फेडरल गवर्नमेंट में करते हैं या ऑर्डिनेंस करते हैं, तो पहले इसका ऑर्डिनेंस आया 2020 में, 1 साल के लिए वो पहले इस्लामाबाद की टेरिटरी में नाफिज अमल हुआ। अब ये जो है इसकी जो एक्सटेंशन है थ्रू आउट पाकिस्तान है, 4 सूबों में एक ही कानून इस वक्त राइज है और वो है एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021। इसके अंदर सेक्शन 19 है कि जिसमें फर्दर रूल्स बनाए गए। ये तमाम कानून वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में। एक हुआ एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन रूल्स 2022 कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी। इसी के साथ सेम डे टाइम पे एंटी रेप क्राइसिस सेल एंड मेडिकल लीगल रूल्स 2022 और एंटी रेप ट्रायल प्रोसीजर रूल्स 2022 ये नाफिजुल अमल इस वक्त हो चुके हैं। अच्छा इसका क्या मकसद था? इन्वेस्टिगेशन तो पहले भी हो रही थी, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट्स पहले भी कट रहे थे, ट्रायल पहले भी कंडक्ट हो रहा था, तो आखिर ऐसी क्या बात हुई कि ये इन रूल्स बनाने की जरूरत पड़ी? बेसिकली ये एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें 99% victim and accused are alone and nobody is witnessing the occurrence except in gang rape. So to prove this offense, especially हम जिसकी बात कर रहे हैं, यहाँ अब खातून तो आके कोर्ट में कह देती थी कि मेरे साथ रेप कमिट हुआ है, अब उसकी कोऑपरेशन बड़ी जरूरी थी। कोऑपरेशन के लिए जरूरत इस बात की थी कि जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, डीएनए प्लस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन में कोई फ्लॉ ना हो और ट्रायल में कोई कॉम्प्लिकेशंस जो आती हैं वो ना हो, तो ये सारा किया गया। इसके बाद अच्छा ये इसका जो ऑब्जेक्टिव था, ये स्लाइड पे आप देख रहे होंगे, स्पीडी रिस्पॉन्स to the crimes relating to sexual abuse against women and children,
चिल्ड्रन की डेफिनेशन होगी मेल और फीमेल हु हैज नॉट अटेन द एज ऑफ 18 इयर्स। नेक्स्ट प्लीज। इस एक्ट की जो सबसे अहम चीज जिसकी जरूरत थी वो एक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटी रेप क्राइसिस सेल। आपकी मालूमात के लिए मैं बताता चलूं कि पंजाब का पहला एंटी रेप क्राइसिस सेल निश्चित हॉस्पिटल में वर्किंग में आ चुका है और उसका जो कंपोजिशन है कि उसको हेड कौन करेगा, डिप्टी कमिश्नर ऑफ द एरिया, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ पब्लिक हॉस्पिटल, एक इंडिपेंडेंट सपोर्ट एडवाइजर होगा। ये ऐसा शख्स है जो कि खातून के आने से लेकर उसको साथ साथ मेडिकल करना प्लस उसकी एफआईआर दर्ज करवाना, उसको एस्कॉर्ट करना, अगर कोर्ट में जाना है तो ये इंडिपेंडेंट सपोर्ट एडवाइजर कोई भी हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, अ लॉयर, अ डॉक्टर, एनीवन कैन बी इंडिपेंडेंट सपोर्ट एडवाइजर। देन फिर पुलिस ऑफिसर, और उसमें लिखा हुआ है कि इसमें मैंडेटरी कर दिया कि एक जो मेंबर होगी वो फीमेल होंगी। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, ये फंक्शंस ऑफ एंटी रेप क्राइसिस सेल जो है वो ये था, जैसे मैंने पहले बताया, कंडक्ट मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन, सिक्योर एविडेंस, कंडक्ट फोरेंसिक एनालिसिस, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, और फिर है जी परफॉर्म एनी अदर एक्शन एज मे नेसेसरी। रेप में सबसे पहले जो, क्योंकि मैंने जैसे अर्ज किया कि यहाँ फोरेंसिक की बड़ी अहमियत है, ये मोटरवे इंसिडेंट के भी मुल्जिमान बाद में पकड़े गए, वो मैं बताऊंगा कि कैसे हुआ। इमरान का तो जो मुल्जिम था ज़ैनब केस का, वो भी फोरेंसिक एविडेंस के जरिए पकड़ा गया, और मोटरवे रेप केस के भी जो 2 मुल्जिमान हैं वो भी फोरेंसिक की वजह से डीएनए के से पकड़े गए, और वो कैसे डीएनए मिला उनका वो फिर डिस्कशन में आगे आएगा। अब देखिए, सबसे अहम था मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन। अब मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन सिर्फ मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन नहीं है, एट द सेम टाइम रूल्स जो मैंने पहले जिक्र किया उसमें प्रिस्क्राइब कर दिया गया है कि डॉक्टर पे लाजिम है कि ये क्वेश्चन पूछें कितनी देर पहले ये एक्ट हुआ, जिस तरह की बाकायदा आईओ करता है, आईओ पे स्टेज में बात की है। उसके साथ फिर उन्होंने साथ कर दिया कि उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर जिसे वो चॉइस करे वो उस वक्त कंपनी करेगा या करेगी, उनके सामने पूछा जाएगा। इस सारे एक्ट में जब आप लोग इसको कभी तफसील से पढ़ेंगे, खातून को सबसे ज्यादा, बिकॉज ये एक संगीन जुर्म है और खुदा न खास्ता किसी के साथ हो जाए तो उसकी मेंटल कंडीशन इतनी डिस्ट्रेस होती है कि उसको सबसे पहले तो एक अपनी एक सपोर्ट की जरूरत है, फैमिली मेंबर की। तो कानून में ये कर दिया गया कि जिस तरह पुलिस वाले डॉक्टर कहते नहीं जी आप बाहर चले जाएं, हम इससे बात कर रहे थे, नो, उन्होंने उसके अंदर लिख दिया कि फैमिली मेंबर जो उनका साथ खड़ा होगा, जो भी बात होगी उसकी मौजूदगी में होगी, ताकि शी शुड फील कंफर्टेबल। नहीं, वो तो फैमिली का अपना बंदा कोई होगा विक्टिम का, बाकी जो इंडिपेंडेंट सपोर्ट एडवाइजर है वो तो ऑलरेडी एक होगा। अच्छा, अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चंस हो तो वो काइंडली बेशक लिख लें, लास्ट में मेरा ख्याल क्वेश्चन आंसर सेशन है तो इसको हम वाइंड अप कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि क्वेश्चन आंसर का सेशन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ देखिए कि एसएचओ को फौरी तौर पे एंटी रेप क्राइसिस सेल फौरी तौर पे इन्फॉर्म करेगा एसएचओ को कि जी इस तरह हमारे पास विक्टिम आई है। देखिए, सबसे पहले तो मेडिकल ट्रीटमेंट है ना उस बच्चे का, क्योंकि वो रेप में ट्रांसजेंडर का, तो वो उन पे मैंडेटरी कर दिया गया एफआईआर के लिए, उसको एसएचओ को करेंगे। उसमें भी कहा कि फीमेल ऑफिसर प्रेजेंट होगी, तो फीमेल को बहुत ज्यादा इन्होंने इसमें ऐसा किया कि वो कहीं भी जाए उसको सिर्फ मेल आगे ना मिले, फीमेल भी मौजूद। नेक्स्ट करेंगे। इसलिए देखिए, लीगल असिस्टेंस के बारे में भी सारा है। लीगल असिस्टेंस शैल बी प्रोवाइडेड टू द विक्टिम एंड विटनेस प्रोटेक्शन, स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं। अच्छा, कंसीलमेंट ऑफ आइडेंटिटी, हमारे देखिए जब से सोशल मीडिया चैनल बने हैं, कोई भी खातून है उसका नाम पब्लिश कर दिया जाता है, वो एम्बेरसमेंट है उसकी फैमिली के लिए। तो इसमें भी लेजिस्लेशन ये है कि अगर कोई प्रिंट मीडिया बगैर किसी इजाजत के अगर कोई उस नाम को पब्लिश करेगा, दैट इज पनिशेबल, तो उसका भी कर दिया। प्लस जो एंटी रेप क्राइसिस सेल है उसके भी तमाम एम्प्लॉइज पे उन्होंने लाजमी कर दिया है कि आप किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन एंटी रेप क्राइसिस सेल से रिगार्डिंग मेडिकल एग्जामिनेशन, रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर्स,
और अदर चीजें हैं वो वहां से लीक नहीं होंगी। हमारे यहाँ होता है ना कि खबर ब्रेक करने के लीक, उसमें भी उन्होंने पाबंद कर दिया कि आप इसमें आगे नहीं करेंगे। देन फर्दर चीजें हैं सेफ हाउसेज, दारुल अमान और अदर बोर्ड। नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, ये मैंने जैसे बताया कि विक्टिम ये देखिए लिखा हुआ immediately after the reporting section 26 of the act makes it mandatory that identity of any victim or victim's family shall not be disclosed। यहाँ तो कैमरा लेके आ जाते हैं और चेहरा भी दिखा देते हैं और फिर फैमिली का भी। तो अगर आप लोग लॉयर हैं, अगर ऐसी कोई बात है, आप यू कैन फाइल द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 26 कि आपने किस तरह पब्लिश किया है विदाउट एनी परमिशन। सो ये लॉ ने ये भी कर दिया है। और ये देखें 376A पाकिस्तान पीनल कोड इस पे एड्रेस करता है इस इशू पे। नेक्स्ट करें प्लीज। अच्छा, ये मैं पहले बता चुका हूँ, प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंट सपोर्ट एडवाइजर। एन इंडिपेंडेंट सपोर्ट एडवाइजर हु हैज स्किल्स टू डील विद विक्टिम एंड ही और शी मे बी अ साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, लॉयर, पैरालीगल और लेडी हेल्थ वर्कर। मकसद तो उसको मदद करना है, उसकी उस कठिन वक्त में उसको रिलैक्स करना है। साइकोलॉजिस्ट उसको रिलैक्स करे कि आप घबराए नहीं, हम आपको रेस्क्यू भी कर लिया और आगे आपका जो लीगल रेमेडीज हैं वो भी करेंगे। नेक्स्ट। रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर में भी इसमें लेजिस्लेशन में लिख दिया है कि लेडी पुलिस ऑफिसर शैल बी अवेलेबल व्हेन अ रेप विक्टिम अराइव एट पुलिस स्टेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। और फिर आगे लिखा हुआ है कि लेडी पुलिस ऑफिसर शैल अकम्पनी द विक्टिम टू ARCC एंटी रेप क्राइसिस सेल। तो यहाँ भी ये खातून साथ जो पुलिस वाली है साथ जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। ये जैसा कि मैंने अर्ज किया कि एक्ट को सप्लीमेंट कर रहे हैं रूल्स। अब ARCC के जो रूल्स हैं जो कि सिलेंट हैं फीचर्स, डेडिकेटेड एम्बुलेंस शैल बी अवेलेबल एट ARCC एंटी रेप क्राइसिस सेल एंड शैल गिवन सर्विस इफ अ कॉल इज मेड। ARCC की डेडिकेटेड लाइन जो ARCC शैल हैव अ रिसेप्शन डेस्क विद 1 मेल एंड 1 फीमेल स्टाफ। मालूमाती लिटरेचर होगा, टेलीफोन रिसेप्शन डेस्क पे होगा, स्टाफ ट्रेन होगी, इंफॉर्मेशन देगी विक्टिम को, डेटाबेस शैल बी मेंटेन। मीडिया को बैन कर दिया जाएगा, ARCC में कोई मीडिया वाले अंदर नहीं आएंगे और स्टाफ जो है वो कोई भी मीडिया को स्टेटमेंट नहीं देगी, सिक्योरिटी गार्ड होगा। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन रूल्स हैं 2022। ये सबसे अहम चीज है बतौर वकील जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेशन यूनिट, ये इस वक्त हमारे नाफिजुल अमल है। इस वक्त शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 है एंटी रेप ट्रायल एक्ट 2021 का। शेड्यूल 2 में जरा मोर हीनियस ऑफेंसेस हैं। अब सॉर्ट ऑफ बोर्ड एक इन्वेस्टिगेशन करता है जिसमें फीमेल पुलिस ऑफिसर और इसके साथ एक DSP रैंक का बंदा, SHO ओवरऑल देखेगा और ये 3 मिलकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सारा इसका जो प्रोसेस आगे लेके जाएंगे। अगर आप नीचे देखें, यहाँ लिखा हुआ है सेकंड लास्ट लाइन में, cordoning of the crime scene and ensuring the safety of timely collection of evidence, submission of blood and other samples to relevant forensic laboratory along with request letter by the IO। चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन करना है। देखें, जो वकूए की जगह है, कोई भी खातून है, अगर वो जब उसके साथ एक्ट हो रहे हैं, शी इज रेजिस्टिंग और रेजिस्ट करते हुए उस मर्द का हाथ का बाल वहां गिर गया है या उस औरत ने अपने नेल्स से अपने आप को बचाने की कोशिश की, उस नेल्स में स्क्रैच आ गया है उसकी स्किन का या उसको ब्लड का, सिमिलरली अदर मटेरियल। तो इसमें क्योंकि आईओज को पहले तो हमारे पुलिस रूल्स बहुत ज्यादा उनको बाउंड नहीं करते थे कि आप ये चीज करें, जैसा कि मैंने कहा कि ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस फोरेंसिक इसलिए इस पे जोर दिया गया ताकि मुल्जिम बच ना पाए। तो देखें, इस पे बड़ा जोर दिया गया है कि कॉर्डन करें आप उस एरिया को, कनेक्ट करें। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि बकुए वाली जगह पर लोग अंदर आ जाते हैं देखने के लिए, अच्छा भाई यहाँ क्या हुआ था, जहाँ ग्लास पड़ा हुआ है उस पे भी फिंगरप्रिंट्स आ गए, एवरी टच लीव्स अ ट्रेस, फोरेंसिक में ऐसे कहा जाता है। तो इसके बारे में भी एक उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया रूल्स में कि आप उसको करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। अब
देखिए ये पहले मैं बताया अभी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल सेक्शुअल ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेशन यूनिट, स्पेशल ट्रेन पुलिस ऑफिसर शुड इन्वेस्टिगेट, वन मेंबर शैल बी अ वुमन पुलिस ऑफिसर, सुपरविजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन 17वें स्केल से कम का शख्स नहीं होगा। ये अब इससे इंप्लीमेंट हो रहा है, जितने भी चालान आ रहे हैं ये इसी तरह इन्वेस्टिगेशन के बाद आगे प्लीज। अच्छा ये देखें, फिर दोबारा वही बात है, ही शैल सील द क्राइम सीन, टेक फोटोग्राफ, जो कि हमारे पुलिस वाले अक्सर रिलक्टेंट होते हैं लेकिन बहरहाल अब लेने लगे हैं। कलेक्ट सीसीटीवी फुटेज, बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है। सैंपल्स, जैसे मैंने पहले अर्ज किया। देन आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, आईओ शैल अकम्पनी विक्टिम फॉर मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन एंड वन फैमिली मेंबर ऑफ विक्टिम चॉइस मे बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मेडिकल। जैसे मैंने कहा कि फैमिली मेंबर जो लेडीज होंगी वो साथ होंगी, और स्टेटमेंट के जो विक्टिम है इसको फाइनलाइज करेंगे आगे। अच्छा, साथ ही इन्होंने इतना कम्प्रिहेंसिव ये लॉ बनाया है, आप इसको जरूर पढ़िएगा क्योंकि ये इतना देखें, आईओ को भी पाबंद कर दिया है कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन गलत करेंगे ना तो भाई 3 साल सजा है आपकी। और साथ ही साथ अगर जिसने इंफॉर्मेशन गलत दी है, कोई आकर फॉल्स एलिगेशन लगा रहा है, तो उसमें भी उन्होंने कर दिया कि उसकी भी 3 इयर्स पनिशमेंट है, इसी लेजिस्लेशन में कर दी है। नेक्स्ट करें प्लीज। ये भी बड़ा अहम एक आपको मैं, क्योंकि हम बुकला हैं, अब मैंडेटरी कर दिया है। 164 की स्टेटमेंट बतौर वकील हमारे ना बहुत ज्यादा उर्फ आम में बोली जाती है। नॉर्मली 164 की स्टेटमेंट जहां जो मजिस्ट्रेट साहब के पास जो जिस तरह बयान होता है तो यही होता था कि या तो आइदर 164 के तहत स्टेटमेंट ऑफ विटनेस भी रिकॉर्ड होता है एंड 164 के तहत कन्फेशनल स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड होता है विद अदर प्रोविजंस ऑफ हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर एंड सीआरपीसी। अब 164 की स्टेटमेंट जहां ये पसंद की जो शादियां बच्चियां करती हैं, नॉर्मली हमारे ज़हन में ये आता है कि 164 के बयान बच्ची करा देती है कि जी मैंने अपनी मर्जी से शादी की, लेकिन यहाँ 164 की स्टेटमेंट को मैंडेटरी कर दिया है कि वो जो विक्टिम है उसके बारे में लिखा है स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम शैल बी रिकॉर्डेड। मे का वर्ड नहीं है, उन्हें उसका स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट साहब के पास लेके जाएं, उसकी स्टेटमेंट को प्रिजर्व करें, और उसके साथ एक और चीज की है, सेम शैल बी वीडियो रिकॉर्डेड, प्रिजर्व्ड एंड रिड्यूस्ड इन राइटिंग। हमारे मुल्तान में ऑनरेबल मजिस्ट्रेट साहिबान ने हमने खुद देखा, अगर वकील साहब क्लाइंट से कहें यूएसबी मंगवाए, मोबाइल होगा, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे सारी स्टेटमेंट को, इसको सारे को हम यूएसबी में या डीवीडी में कन्वर्ट करेंगे और दैट वुड बी पार्ट ऑफ द प्रोफाइल। सो ये एक प्रोविजन इसमें मैंडेटरी कर दी गई है 164 की कि उसका, अच्छा उसका लिख दिया एट ओनली वंस। पहले ये होता था कि एक दफा स्टेटमेंट हो जाता था विक्टिम का, बाद में 6 महीने बाद फिर वो दोबारा स्टेटमेंट देने आ जाती थी, तो बुकला साहब कहते थे कि सर कोई बार नहीं है, दूसरी बार भी हो सकता है स्टेटमेंट, वो डेविएट कर जाती थी खौफ की वजह से, कंप्रोमाइज अगर डरा दिया कि जी आपस राजीनामा कर लें, अब उसमें भी उन्होंने कर दिया द स्टेटमेंट शैल बी रिकॉर्डेड वंस। भाई सोच समझ के बता दो जो एक दफा एक बात है, क्योंकि 164 की स्टेटमेंट से पहले जज क्वेश्चन करता है कि आप वॉलंटरली स्टेटमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट करें। अच्छा ये ट्रायल का जो है ना, ये हमसे रेलेवेंट है। इन्वेस्टिगेशन का तो वैसे पुलिस से था, मेडिको लीगल का डॉक्टर साहिबान से रिलेटेड था, एंटी क्राइसिस सेल का हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक था, हमें इसका नॉलेज तो एक हो गया, लेकिन ये टॉप ऑफ द लाइन हमारा सब्जेक्ट बेसिकली इसका ट्रायल है कि क्योंकि हम एज अ ट्रायल लॉयर जब भी किसी विक्टिम को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें क्या क्या तब्दीलियां आई हैं ट्रायल के हवाले से रूल्स में। The trial of scheduled offence shall be conducted in camera. In camera meaning thereby all the concerned persons will be present in the court. आप बतौर वकील, क्योंकि यहाँ फीमेल जो विक्टिम है, एक तो उसके साथ एक जुर्म हुआ, प्लस वो कोर्ट के अंदर एनवायरनमेंट ऐसा है कि आदमी बैठे हुए हैं, हथकड़ियों में दूसरे मुलजिम आए हुए हैं, और उसने स्टेटमेंट ऐसी देनी है कि शी इज फीलिंग एम्बैरेस्ड। यू कैन आस्क द ऑनरेबल जज दैट सर ये रूल्स 2022 ट्रायल के मैंडेट करते हैं कि दैट इज अ इन कैमरा ट्रायल, और बहुत से जजेस साहिबान सिर्फ स्टेनोग्राफर, जज साहब खुद और विक्टिम, उनके लॉयर और बाकी सब लोगों कहते हैं आपको बाहर जाए स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है। ये हम लोगों ने भी एज अ प्रैक्टिस में किया है। इसी के साथ एक और हमने किया कि ट्रायल ऑफ द केस शैल बी डिसाइडेड विद इन 4 मंथ्स, कि 4 महीने के अंदर होगा,
और कोर्ट शैल नॉट ग्रांट मोर देन 2 एडजर्नमेंट्स। इसमें आप जब पढ़ेंगे रूल्स में तो ये भी लिखा है कि ट्रायल स्टार्ट करते हुए एक ट्रायल शेड्यूल जारी होगा जिसमें मुल्जिम के वकील, मुद्दई के वकील ये सारे आएंगे और एक इसको शेड्यूल करेंगे कि जी इस दिन हम अवेलेबल हैं, डे बाय डे इसकी हियरिंग होगी और उसमें लिख दिया कि एडजर्नमेंट नहीं होंगी और स्पीडी ट्रायल होगा। तो वो भी रूल्स बन गए हैं। देन जी शेड्यूल सर्टिफिकेट है, प्रैक्टिस में अभी नहीं है, जज साहिबान भी थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं, लेकिन आप लोग बतौर वकील अगर कोई विक्टिम इतनी परेशान हो रही है कि वो है ना तारीख पे तारीख मिल रही है, वकील साहब मेरे चादत ही हो रही, तो आप बतौर वकील एप्लीकेशन दे सकते हैं कि सर ये तो मैंडेटरी है शेड्यूल सर्टिफिकेट। तो जज साहब जब उम्मीद यही है कि वो सिर्फ आपकी बात सुन के उसको स्पीडी कर देंगे, क्योंकि शेड्यूल्स कर देंगे तो फिर वो उनके लिए ज्यादा होता है कि तो ये आप कह सकते हैं कि सर ये तो बड़ा स्पीडी ट्रायल है, इसको जरा काइंडली जल्दी करें। अच्छा, इसमें और भी कुछ चीजें की गई, मिसाल के तौर पे क्वेश्चंस ऑफ विक्टिम एज टू इमोरल कैरेक्टर शैल बी इनएडमिसिबल। मिसाल के तौर पे एक विक्टिम है और मुल्जिम के वकील उससे इमोरल कैरेक्टर के क्वेश्चन से पूछते हैं, तो जज कैन फॉरबिड हिम कि आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते एज टू हर इमोरल कैरेक्टर। The evidence shall be video recorded, preserved and reduced in writing। इसकी अभी क्योंकि हमारा इसको हमारे पास शायद इतनी फैसिलिटीज फौरी तौर पे नहीं आई, ये रिकॉर्डिंग वाली अभी नहीं स्टार्ट हुई, लेकिन वो भी अंडर डिस्कशन है कि एक कोर्ट हर जिले में ऐसी हो जो वीडियो लिंक के जरिए अगर कोई विक्टिम नहीं आने चाहती तो रिकॉर्डिंग भी कर सकती है एविडेंस, और ये ऐसा इम्प्लीमेंट मे बी इन द नियर फ्यूचर हो जाए इन सम मंथ्स और ईयर। अच्छा, इसी में ट्रायल में लिखा हुआ है एक और बात, लॉ में ट्रायल के दौरान पहले भी इजाजत थी कानून को, कोर्ट कैन आस्क एनी क्वेश्चन, लेकिन जब आप पढ़ेंगे इसको जज को एम्पावर कर दिया है कि ड्यूरिंग द एविडेंस अगर आप समझते हैं कि मुल्जिम के वकील के सवालों से ये जवाब सही नहीं दे पा रही विक्टिम, कोर्ट कैन आस्क द क्वेश्चन। उसका स्पेसिफिक प्रोविजन दे दिया उन्होंने कि जज विल कम टू रेस्क्यू द विक्टिम ड्यूरिंग द ट्रायल। पहले वकील साहिबान कहते थे जज साहब आप क्यों बीच में पार्टी बन रही हैं, मैं विक्टिम से सवाल पूछ रहा हूं जिरा के, आप बीच में इंटरवीन ना करें। अब कानून में जज को स्पेसिफिक कर दिया, मैंने पहले भी बताया, पहले भी थी पार्ट्स, लेकिन जजेस हमारे नॉर्मली इंटरवीन नहीं करते थे, लेकिन इस एक्ट के तहत उन्होंने जजेस को भी कह दिया कि आप रेस्क्यू करने के लिए आ सकते हैं, उसको सवाल पूछ सकते हैं, ये भी पूरी बात बताएं, आप क्यों घबरा रही हैं, आप ये वाली बात बताएं, तो ये इसमें कर दिया। फिर एक और चीज बतौर क्रिमिनल लॉयर जो हम लोग जब हाई कोर्ट में या ट्रायल में या बेल्स में करते हैं, देखिए अभी सर ने एक बात कही कि आप लोग खामोश हैं, तो खामोश का जो मतलब है वो ठीक है, किसी को एतराज नहीं है। जब आप 375 की डेफिनेशन पढ़ेंगे उसमें कंसेंट के बारे में बहुत सारी लाइनें लिखी हुई कि कंसेंट से मुराद क्या है। हमारे यहाँ मुल्जिमान या तो ये प्ली ले लेते हैं, बाद में जब करते हैं कि इट वाज अ कंसेंट केस, इट वाज नॉट अ रेप, तो उसमें भी ये बता दिया कि कंसेंट की डेफिनेशन क्या है। और एक और बात के ड्यूरिंग ट्रायल ये हमने भी किया है, आप लोग कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर ये विक्टिम इतनी खौफजदा है, ये जो क्योंकि कानून ये है कि एविडेंस टू बी रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है हमारी सीआरपीसी की कि जब भी शहादत होगी तो मुल्जिम सुने अपने कानून से, ताकि जब उसे फांसी के तख्ते पे वो जा रहा हो तो उसको पता हो कि सारी शहादत मेरे सामने हुई थी और मैं इस काबिल था कि मैं सजाए मौत को। लेकिन इसमें डेविएट कर दिया, उन्होंने कहा कि आप उसको बाहर भी भेज सकते हैं, कि आप जाएं बाहर अदालत के बाहर, आपके वकील साहब खड़े हैं, यहाँ खड़े होने की जरूरत नहीं है। विक्टिम कभी कभी हरास हो रही होती है, घूर रहे होते हैं, करीब आके सांस ऊंचा चलने लग जाएंगे, खांसने लग जाएंगे, तो ऐसी चीजें जो कि आप जब कब इसको ट्रायल करेंगे तो आपको सारा कहीं फिर देखा होगा इस किस्म के हरकतें कर रहे होते हैं मुल्जिमान। अच्छा, एक और है कोर्ट में ऑर्डर द कमिट टू पे कंपनसेशन टू द विक्टिम, ये भी एक कोर्ट को पावर दे दी कि कंपनसेट करें इन्हें अदर देन पनिशमेंट। नेक्स्ट प्लीज।
अच्छा, ये जो हमने बात की थी, स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश हो गई हैं हमारे मुल्तान में ऑलरेडी पहले थे, जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट। नॉर्मली जो पहले 4 सीनियर एडिशनल सेशन जजेस होते हैं उनको जीबीवी कोर्स और हमारी एफआईए की कोर्स के सारे वो कर रहे होते हैं। इन्हीं 4 को नोटिफाइड कर दिया है अभी फिलहाल स्पेशल कोर्ट्स के लिए। अदरवाइज जो लेजिस्लेशन है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स का भी जिक्र है कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स होंगे जो सिर्फ इस किस्म के केसेस के लिए डेजिग्नेट होंगे, लेकिन फिलहाल जब तक उनकी अपॉइंटमेंट या उनको फर्दर नोटिफाई नहीं किया जाता, जो हमारे पहले वाले प्रोसिक्यूटर्स हैं वो बड़े खुशसलूकी से अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये कन्विक्टेड पर्सन, वो जो मैंने आपसे पहले बात की थी कि मोटरवे के मुल्ज़िमान कैसे गिरफ्तार हुए, कन्विक्टेड पर्सन को डेफिनेशन में आ जाएगा सेक्स ऑफेंडर का, और उसमें लिखा हुआ है कि जी नादरा जो है, जो हमारा आईडी कार्ड वगैरह बनाते हैं, उसमें वो जब ये कोर्ट ही ऑब्वियसली जजमेंट के बाद लिखेगी कि जी इसका सेक्स ऑफेंडर में नाम लिख दें, मोटरवे के मुल्ज़िमान कैसे पकड़ेगा? खातून से जब पूछा गया, उसने कहा जी मैं तो हेल्प के लिए खड़ी हूं, मैं तो नहीं जानती, फीचर्स बताए, नहीं पकड़ा जा रहा था। वो खातून की गाड़ी लॉक करके शीशे में बैठी थी, तो मुल्जिमों ने मुक्के मार के वो शीशा तोड़ा, उससे वो ब्लड जो था वो उस शीशे पे लग गया उन मुल्जिमों का। तो जो हमारी पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी लाहौर है, दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। वो जो ब्लड है वो गया पंजाब फोरेंसिक के जी ये सस्पेक्ट का ये ब्लड वहां से मिला। तो उधर के जो हेड थे उन्होंने प्रैक्टिस पहले की हुई थी कि जब भी कभी मुल्जिमान जाते हैं, वो जब भी मुल्जिम पकड़ा जाता है उसका डीएनए कराने फिजिकली लेके जाते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। उन्होंने इसमें चेक तो करो ये ब्लड के। उन्होंने जब सिस्टम में डाला तो 2016 में आबिद मल्ली नाम के एक बंदे से मैच कर गया वो। इन सेक्शुअल ऑफेंसेस के ऑफेंडर्स की एक ट्रेट ये भी है कि दे आर रिपीटर्स ऑफ दैट ऑफेंसेस, दे कंटिन्यूअसली रिपीट दिस ऑफेंस because it is in their mind basically. So वहां से वो ट्रेस हुआ कि ये 2016 में भी एक रेप के केस में एक शख्स आया था आबिद मल्ली, that was kept secret, और फिर वो दोनों मुल्जिमान, आबिद मल्ली पकड़ा गया, बड़ा पुलिस ने उसको किया, फिर सेकंड उसका पकड़ा गया, उसका ट्रायल हुआ, फिर उस केस में भी विक्टिम की आइडेंटिटी छुपाई गई थी और सारा। नेक्स्ट। अच्छा, ये एक और चीज आप लोगों को बतौर वकील, क्योंकि मैंने पहले बताया कि सबसे हमसे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, जब भी स्पेशल कोर्ट सजा देगी ना तो उस सजा के खिलाफ 30 दिन में अपील है, और वो अपील नॉर्मली पहले 376 केसेस में सिंगल बेंच होता था, अगर लाइफ है सिंगल बेंच, डेथ है तो 2 जजेस सुनेंगे, लेकिन इसमें मैंडेटरी कर दिया कि डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट उस अपील को सुनेगा। तो कीप इट इन माइंड कि जब आप लोग किसी विक्टिम के वकील हैं और इंशाल्लाह आप लोग जब सक्सेसफुल हो जाएंगे मुल्जिम को सजा कराने में, तो अगर वो अपील कहीं सिंगल बेंच की लग जाएगी तो आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि सर ये डीडी का केस है एज पर दिस। वैसे तो नॉर्मली वही अब सारा मार्क होता है। एक और चीज जो इसमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है, सजा के बाद मुल्जिम हाई कोर्ट में 426 CRPC के तहत एक एप्लीकेशन देता है कि जी सजा मुझे नीचे मिली है तो ये गलत हुई है, इसमें गलत तौर पे जैसा सजा दी, मेरी फिलहाल जमानत दे दें, और जब मेरी अपील निकलेगी और अगर मैं कसूरवार होऊंगा तो मैं दोबारा जेल में भेज दें। तो बेसिकली ये कंसेप्ट है 426 का कि जी अपील बड़ी देर से निकलेगी, बार कर दी है उसको का जेल में ही सड़। ये देखें, एज पर सेक्शन 18(6) ऑफ द एक्ट, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ऑफ कन्विक्टेड पर्सन अंडर दिस एक्ट इज बार्ड। हाई कोर्ट कैन नॉट सस्पेंड द सेंटेंस ऑफ दैट एक्यूज्ड। तो जब भी कोई सस्पेंशन जाहिर करेगा तो आप उसको ऑब्जेक्ट, आप जज साहब को असिस्ट कर सकते हैं, सर ये तो बार कर दी है, इसकी जमानत हो नहीं सकती, और वो जमानत ऑब्वियसली नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ये थैंक्स फॉर क्वेश्चन शेयरिंग में तो यही कहूंगा, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लें। थैंक यू। ठीक है, ठीक है, मैं हनीजा को जी जी। पहली बात तो ये कि राजीनामा तो है ही नहीं। राजीनामा का वर्ड हमारे सोसाइटी में यूज होता है, आप सही कह रही हैं,
इट इज अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। सुप्रीम कोर्ट में 5 बंदों ने खातून के साथ रेप किया, वहां वो खातून पहुंच गई, सजाए मौत थी। उस खातून ने कहा जी मैंने माफ कर दिया, जज साहब मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, मैंने माफ कर। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिक्वेस्ट टर्न डाउन की, उनको सजाए मौत बरकरार रखी। उन्होंने कहा आप माफ कर ही नहीं सकते, इट इज अगेंस्ट सोसाइटी, तो ये नॉन कंपाउंडेबल है। तो यहाँ कई रीजंस हैं। खवातीन या फैमिली वाले समझते थे कि थोड़ा सा कि अदालत से इसको सजा नहीं होगी, लेकिन जब से ये एक्ट बना है अगर आप देखें तो बेल डिक्लाइन होती हैं काफी हद तक, बड़ी सख्ती हो गई है। छोटे छोटे ऑफेंसेस में भी बेल अब नहीं करते, बच्चों के साथ तो रेप के हैं, इस किस्म के केसेस हैं, हाई कोर्ट भी बेल नहीं रहती एक्सेप्ट अगर उसमें कुछ लोग राजीनामा। अब हमारा तो वो है ना कि आप घोड़े को पानी तक तो ला सकते हैं लेकिन आप उसे मजबूर नहीं कर सकते। तो कोर्ट्स थोड़ा सा फिर ये देखती हैं कि लिटिगेशन ना बढ़े, उसमें तो एक्सोनरेट करती हैं औरतें आकर, वो कहती हैं जी के मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था, ये शख्स वो नहीं। अब कोर्ट तो मजबूर हो जाएगी ना, कोर्ट अब जबरदस्ती तो नहीं कहे कि नहीं तू झूठ बोल रही हो तुम इसको सजा करवाओ। तो ये वजह है कि ऐसा हो जाता है। लेडी लॉयर्स को अवेयरनेस दी है इस हवाले से, अगर वो मेल बार रूम में भी अगर जो हमारे लॉयर्स हैं उनको भी अवेयरनेस दें ताकि वो भी अपनी जो रोज़मर्रा की प्रैक्टिस करते हैं प्रोफेशनल लाइफ में जब ऐसे केसों में पेश होते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि हमने लॉ पॉइंट पे कैसे बात करनी है और इसके सोशल बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे जो केस हुआ है, ये जो वक़ूआ हुआ है, तो सोशली इसको कैसे कर्टेन किया जाए। तो उस हवाले से मैं इनकी कोशिशों को और काविशों को ख़ास तौर पर शहरयार खान बैठे हैं, बड़े नामी ग्रामी वकील हैं हमारी बार के और माशाल्लाह बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं क्रिमिनल वर्क में, और बहुत ज़्यादा ये इनके जूनियर्स और हम सब दोस्त और आप सब जमात जो जूनियर्स लेडी लॉयर नई आती हैं तो इनके तजर्बे से मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। इन्होंने कई बार लेक्चर भी दिया है बहरहाल में मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। तो मैं आपकी तमाम काविशों का, आपकी कोशिशों का मैं ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि आप हमारी बार में आप तशरीफ़ लाए और हम आपको बार बार दावत देते रहेंगे और डिफरेंट टॉपिक्स पे आप ये जो अवेयरनेस है वो हमें देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।